सांझ ढल रही थी। दिल्ली के एक साधारण से मध्यम वर्गीय घर में, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और बरसों की यादें सजी थीं, गरिमा जी अपनी बेटी दिव्या के सामने बैठी थीं। कमरे में हल्की सी ठंडक थी, क्योंकि बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों को हल्के हल्के थपथपा रही थीं। माँ बेटी के बीच का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। फिर भी गरिमा जी की आवाज में ममता और धैर्य का गहरा समंदर लहरा रहा था। बेटी देख, हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे, बस इतना कह रहे हैं कि एक बार लड़के से मिल लेते हैं। गरिमा जी ने अपनी बात को नरम स्वर में रखा, मानो वो हर शब्द को सावधानी से चुन रही हों। उनकी आंखों में अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी और साथ ही एक माँ का विश्वास कि वो जो कह रही हैं वो दिव्या के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन शादी का नाम सुनते ही दिव्या के चेहरे पर एक तूफान सा उमड़ आया। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, जो आमतौर पर संगीत की धुनों में खोई रहती थीं, अब गुस्से और बेबसी से चमक उठी। माँ, आप भी ना, जब देखो बस एक ही रट लगाए रहती हैं, शादी शादी और शादी। क्या मेरी ये थोड़ी सी आजादी आपसे बर्दाश्त नहीं होती? दिव्या की आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक गहरी पीड़ा छिपी थी। वो अपने सपनों को खोने के डर से जूझ रही थी। संगीत, जो उसके लिए सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा था, उसी किसी अनजान भविष्य में दफन होता दिख रहा था। गरिमा जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी उंगलियां अनायास ही साड़ी के पल्लू को ठीक करने लगीं, जैसे वो अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रही हों। उन्होंने प्यार से दिव्या की पीठ थपथपाई और कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तेरी आजादी के दुश्मन नहीं, तेरा भला चाहते हैं। देख, लड़का सरकारी अफसर है, परिवार खानदानी और संस्कारी है। हम कोई जबरदस्ती थोड़े कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि एक बार मिल तो ले। पसंद नापसंद तो बात की बात है। उनकी आवाज में ममता का सागर था, जो दिव्या को अपने आलिंगन में लेना चाहता था। गरिमा जी के शब्द सुनकर दिव्या का दिल और भारी हो गया। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई, जहां से बारिश की बूंदें अब तेजी से गिर रही थीं। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में एक जलन थी। माँ, आप समझती क्यों नहीं? ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मेरे कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। संगीत सिर्फ मेरा शौक नहीं, मेरा जुनून है। मैं इसमें अपना नाम बनाना चाहती हूँ। और शादी के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप क्यों मेरे पैरों में ये बेड़ियां डालना चाहती हैं? क्यों मेरे पंखों को कतर कर मुझे चूल्हे चौके की दुनिया में कैद करना चाहती हैं? दिव्या की आवाज अब कांप रही थी। उसके शब्दों में बगावत थी, लेकिन आंखों में एक अनजाना डर भी था। कमरे में सन्नाटा छा गया। गरिमा जी की आंखें नम हो आईं। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनकी बेटी की आंखों में आंसू हो, लेकिन वो ये भी जानती थी कि समाज और परिवार की अपेक्षाएं एक माँ को कितना बांध देती हैं। वो चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त दिव्या को गुस्से से ज्यादा समझ और प्यार की जरूरत है। तभी कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला और दिव्या के पिता गिरीश जी अंदर आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, जो घर के तनाव को कम करने का उनका तरीका था। उन्होंने दिव्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, क्या हुआ बेटा, किस बात से परेशान हो? दिव्या को लगा जैसे उसे अपनी शिकायत सुनाने के लिए कोई हमदर्द मिल गया हो। उसने अपने पिता की ओर देखा, जिनकी आंखों में हमेशा उसके लिए एक अनकहा समर्थन रहता था। पापा, आप ही समझाइए माँ को, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। आखिर इतनी क्या जल्दी है शादी करने की? दिव्या की आवाज में अब गुस्सा कम और याचना ज्यादा थी। गिरीश जी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराए। बेटा, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन पापा, आप तो जानते हैं मैं अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। दिव्या ने तर्क दिया। उसकी आवाज में अब अपने सपनों के प्रति दृढ़ता साफ झलक रही थी। गिरीश जी ने फिर वही शांत मुस्कान बिखेरी। बेटा, एक समझदार और प्यार करने वाला पति तुम्हारे जुनून को समझेगा भी और उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद भी करेगा। जब इतना अच्छा रिश्ता चलकर घर आया है तो उसे बिना परखे ठुकरा देना भी तो ना समझी होगी, है ना? गिरीश जी के शब्दों में एक अनुभव की गहराई थी। दिव्या चुप हो गई। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक और उसके सपने थे जो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे।
दूसरी ओर माता पिता की चिंता थी, जो उसे जमीन से जोड़े रखना चाहती थी। उसने सोचा कि एक बार लड़के से मिल लेने में कोई बुराई नहीं, शायद ये मुलाकात उसके सवालों का जवाब दे दे। आखिरकार दिव्या मान गई। अगले दिन विनीत अपने माता पिता के साथ उनके घर आया। परिवार के लोग आपस में बातचीत में मशगूल थे। कुछ ही देर में हल्की गुलाबी साड़ी में सजी धजी दिव्या कमरे में आई। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, दूधिया गोरा रंग और कमर तक आते लंबे घने बाल। वो सादगी में भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विनीत की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखें दिव्या के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। कुछ देर बाद दिव्या और विनीत को अलग से बातचीत के लिए बालकनी में भेज दिया गया। औपचारिक बातचीत के बाद दिव्या ने अपनी बात रखी। मैं अपने कैरियर को लेकर बहुत गंभीर हूँ। संगीत मेरी हॉबी है और साथ ही मेरा जुनून भी। आजकल मैं बच्चों को म्यूजिक क्लासेस देती हूँ और शादी के बाद भी मैं इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती हूँ। विनीत उसकी बात सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान बस उसकी आंखों और उसकी मुस्कान पर ही अटका था। उसके लिए तो जैसे ये कोई सपने जैसा था। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी तुम चाहो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, विनीत ने कहा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी उलझन दूर कर दी, दिव्या ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा। अब वो इस रिश्ते से खुश थी। विनीत न सिर्फ एक अच्छे पद पर कार्यरत था, बल्कि स्वभाव से भी विनम्र और समझदार था। परिवार भी अच्छा लग रहा था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। आंखों में ढेर सारे सपने संजोए दिव्या अपने ससुराल आ गई। पहली रात सपनों की तरह बीती। आज ससुराल में उसकी पहली सुबह थी। यूं तो उसे देर तक सोने की आदत थी, लेकिन नया माहौल और एक अनजानी सी घबराहट उसे असहज बना रही थी। नींद जल्दी ही खुल गई। वो उठी, तैयार हुई और लाल रंग की नई साड़ी पहनकर कमरे से बाहर निकली। एक ओर मन में नई जिंदगी शुरू करने का असीम उत्साह था, तो वहीं दूसरी ओर एक अनजाना सा डर भी था। बाहर निकली तो रसोई से बर्तनों के खटकने की आवाजें आ रही थीं। दिव्या ने देखा कि उसकी सासू माँ वसुधा जी रसोई में काम कर रही थी। अरे बहू, तुम इतनी जल्दी उठ गई? जाओ, पहले सबसे आशीर्वाद ले लो। बैठक में घर के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सासू माँ ने प्यार से कहा। दिव्या ने सिर हिलाया और बैठक की ओर बढ़ी। वहाँ बहुत से मेहमान और रिश्तेदार बैठे हुए थे। सबसे पहले उसकी नजर अपनी दादी सास पर पड़ी। वो उनके पास गई और झुककर आदरपूर्वक उनके पैर छुए। जैसे ही वो उठी, तभी दादी सास की आवाज गूंजी, ये आजकल की बहुएं तो सर पर पल्लू तक नहीं लेती, यही संस्कार लेकर आई हो यहाँ? दिव्या ठिठक गई। उसने एक नजर सासू माँ की ओर देखा, जो उसकी ओर ही देख रही थी। उनकी नजरों में एक इशारा था, जो दिव्या समझ गई। उसने झट से सिर पर पल्लू ओढ़ लिया और फिर वहां बैठे अन्य लोगों के पैर छूने लगी। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। दिव्या और विनीत की शादी के बाद वे घूमने निकल गए। वे दिन किसी उत्सव से कम नहीं थे। नई नई जगहों पर घूमना, स्वादिष्ट भोजन करना और एक दूसरे से ढेर सारी मीठी मीठी बातें, सब कुछ जैसे किसी खूबसूरत स्वप्न जैसा था। एक हफ्ता यूं ही हंसी खुशी से बीत गया। घर वापस लौटते वक्त दिव्या ने विनीत से कहा, मैं सोच रही थी कि अब अपने कैरियर की तरफ थोड़ा ध्यान दूं। आप कहें तो नौकरी के लिए आवेदन दे दूं? तो विनीत बोला, अरे अभी से इस सब में पढ़ने की क्या जरूरत है? अभी तो हमारी शादी हुई है। घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाओ, फिर देख लेना ये सब। पति की बात मानकर दिव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। परंतु जब वे घर लौटे तो दिव्या का सामना वास्तविक दुनिया से हुआ। यहाँ की सुबह की दिनचर्या बिल्कुल अलग थी। सुबह के 5 बजे जब आधी दुनिया नींद के गहरे आगोश में होती थी, उसकी सास वसुधा जी कपड़े धोने में जुट जाती थीं। ये देखकर दिव्या को बहुत अचरज हुआ, लेकिन उसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि घर में एक आधुनिक वॉशिंग मशीन होते हुए भी वो हाथ से कपड़े धो रही थी। माँ, आप ये कपड़े मशीन में क्यों नहीं डाल देती? मशीन तो है ना घर में? दिव्या ने हल्की झिझक के साथ पूछा। सासू माँ ने पानी से भीगे हाथों को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए जवाब दिया, बेटा, अम्मा जी को हाथ से धुले कपड़े ही पहनने की आदत है
और तेरे ससुर जी भी यही कहते हैं कि हाथ से धुले कपड़ों में जो सफाई और एहसास होता है वो मशीन में कहाँ। वे सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं ना, तो उन्हें लगता है मशीन से पीलापन आ जाता है, इसलिए उन दोनों के कपड़े तो हाथ से ही धोने पड़ते हैं। दिव्या को ये तर्क थोड़ा अजीब लगा, पर वो चुप रही। ठीक है माँ, लाइए, मैं भी आपके साथ कपड़े धो देती हूँ। नहीं बहू, ये मैं कर लूंगी, तुम रसोई में देख लो। पहले अम्मा जी को चाय बना कर दे दो, उसके बाद सब्जी का तड़का बनाना है। दिव्या रसोई में पहुंची और जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। वो कप में चाय डालकर अम्मा जी के कमरे में जा ही रही थी कि अचानक उसे याद आया कि वो बिना सिर पर पल्लू लिए वहां जा रही थी। अभी कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा, ये सोचकर वो जल्दी से अपने सिर पर पल्लू करने लगी, लेकिन तभी हाथ लगने से चाय की ट्रे नीचे गिर गई। क्या हुआ? वसुधा जी ने आवाज देकर पूछा। वो माँ, गलती से ट्रे नीचे गिर गई, मैं अभी साफ कर लेती हूँ। उसी समय अम्मा जी की आवाज आई। बिल्कुल तरीका नहीं है ऐसे काम करने का, ना जाने क्या सिखाकर भेजा है माँ ने। दिव्या ने जल्दी जल्दी सफाई की और फिर से जल्दी जल्दी चाय बनाकर अम्मा जी के कमरे की ओर बढ़ी। अम्मा जी ने जैसे ही दिव्या को चाय के कप के साथ आते देखा, उनकी नजरें उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। दिव्या को लग रहा था कि वो हर छोटी से छोटी चीज का निरीक्षण कर रही हैं। साड़ी का पल्लू सही तरीके से रखा है या नहीं, चूड़ियां पहन रखी हैं या नहीं, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर है या नहीं। दिव्या ने धीरे से कहा, अम्मा जी, आपकी चाय। अम्मा जी ने बिना कुछ बोले कप पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, दिव्या जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और एक गहरी राहत की सांस ली। आज तो बच गई, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही देर में अम्मा जी खुद ही बैठक में आकर सोफे पर ऐसे बैठ गईं जहां से रसोई साफ साफ दिख रही थी। दिव्या रसोई में नाश्ते की तैयारी में जुट गई। वो प्याज काटकर इधर उधर देखने लगी कि आखिर मिक्सी कहाँ रखी है। क्या ढूंढ रही है बहू? पीछे से सासू माँ की आवाज आई। माँ, मिक्सी ढूंढ रही थी, तड़के के लिए अदरक, लहसुन और टमाटर पीसने थे। सासू माँ हंसते हुए बोली, अरे बहू, इस घर में मिक्सी का कोई काम नहीं, वो तो सालों से स्टोर रूम में धूल फांक रही है। दरअसल तेरे ससुर जी और अम्मा जी को वही सब्जी पसंद है जिसमें हाथ से कटे प्याज और टमाटर डाले गए हों। उनका मानना है कि मिक्सी में पीसने से सब्जी का असली स्वाद मर जाता है। वे तो चॉपर का इस्तेमाल भी नहीं करने देते। दिव्या एक पल के लिए अवाक रह गई। आज के आधुनिक जमाने में जब समय बचाने के लिए इतनी मशीनें हैं, तब सारा काम हाथ से करने की क्या जरूरत है? उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसने बस सिर हिलाया और चुपचाप चाकू से टमाटर काटने लगी। थोड़ी देर में जब वो काम कर रही थी, उसे तेज भूख लगने लगी। रसोई के एक कोने में रखे बिस्किट के डिब्बे पर उसकी नजर पड़ी। उसने जल्दी से एक बिस्किट निकाला और जैसे ही खाने के लिए मुंह तक ले जाने लगी, उसकी नजर अचानक पीछे पड़ी। अम्मा जी उसी की ओर देख रही थी। उनकी तीखी निगाहें उसे ही टटोल रही थीं। दिव्या ने फौरन बिस्किट वापस रख दिया। मन ही मन उसने सोचा, मायके से ससुराल आते ही कितना कुछ बदल जाता है। वहां सुबह उठते ही पहले चाय और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता होता था। यहाँ पहले घर का सारा काम, वहां जो मन हुआ जब मन हुआ खा लिया, परंतु यहाँ सब कुछ मर्यादा में बंधा हुआ। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी सासू माँ की आवाज आई, बहू जरा ध्यान देना, सब्जी जल ना जाए। जी माँ जी, कहते हुए दिव्या फिर से अपने काम में लग गई। रसोई का काम करने के बाद वो कमरे में गई तो देखा विनीत नहा धोकर तैयार था, लेकिन कमरे की हालत गाय भैंसों के तबेले से कम नहीं लग रही थी। सामने बिखरी हुई चादर, तकिए इधर उधर फेंके हुए, टेबल पर कपड़े अजीब सा ढेर बनाए हुए थे, मानो कोई तूफान आकर सब तहस नहस कर गया हो। विनीत, जो अभी अभी नहा कर निकला था, अपने बाल झाड़ते हुए बोला, दिव्या, तुम्हें मेरे कपड़े निकाल कर रखने चाहिए थे, जैसे माँ पापा के कपड़े निकाल कर रखती हैं। अब खुद ही ठीक करो कमरे की हालत। दिव्या ने थकी हुई आंखों से उससे देखा। सुबह से वो भाग दौड़ कर रही थी और अब यहाँ भी काम बाकी था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। धीरे धीरे उसने कमरे की हालत सुधारनी शुरू की। कपड़े लपेटकर वापस अलमारी में रखे और बिस्तर ठीक किया।
उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। काम खत्म कर वो बाथरूम की ओर गई। जैसे ही अंदर झांका, उसकी आंखें फटी रह गईं। पानी चारों तरफ फैला हुआ था, गीला तौलिया वहीं पड़ा था और साबुन तक फर्श पर लुढ़का हुआ था। उसने झट से अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और बाथरूम साफ करने में जुट गई। तभी बाहर से आवाज आई, दिव्या, पहले मुझे नाश्ता दे दो, देर हो रही है। वो हड़बड़ाकर बाहर आई, पल्लू सिर पर रखते हुए सामने देखा। सासू माँ तवे पर चपातियां सेक रही थीं। अम्मा जी, जो सोफे पर ही बैठी थी, उसे टपटते हुए बोली, अपनी जिम्मेदारियां समझो बहू, ऐसे लापरवाही करना अच्छी बात नहीं। विनीत को देर हो रही है और तुम कमरे में आराम कर रही हो। दिव्या पहले से ही दिन भर के कामों में उलझी हुई थी। अब अम्मा जी की बातें सुनकर उसका दिल ही बैठ गया। दिव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई। सासू माँ ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा, अरे अम्मा जी, अभी नई नई है, सब सीख जाएगी। अभी तो सब काम करके गई थी बेचारी। लेकिन वो बिना कुछ कहे नाश्ते की थाली लगाने लगी। विनीत और ससुर जी ने नाश्ता करना शुरू कर दिया था। उसने जल्दी से अम्मा जी को भी नाश्ता दिया और एक पल को सोचा कि अब वो भी कुछ खा ले, मगर घर का नियम था कि बहुएं सबसे बाद में खाएंगी। उसकी भूख जैसे और बढ़ गई थी, लेकिन उसने अपने मन को समझाया। उसे उम्मीद थी कि विनीत उसके बनाए खाने की तारीफ करेगा। हालांकि ये उसकी पहली रसोई नहीं थी, मगर उसके हाथ से बने खाने का ये पहला अनुभव था परिवार के लिए। अरे, एक ही रोटी खाओगे? और लीजिए ना, वसुधा जी ने अपने पति से कहा। नहीं वसुधा, आज सब्जी में वो स्वाद नहीं आया जो तुम्हारे हाथ की सब्जी में होता है। लगता है तुम सब्जी बनाना भूल गई हो, ससुर जी ने बेमन से कहा और थाली सकाकर उठ खड़े हुए। विनीत, जो चुपचाप खाना खा रहा था, बिना एक शब्द कहे, बिना दिव्या की ओर देखे, जल्दी से उठा और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। दिव्या मन महसूस कर रह गई। उसका दिल भारी हो गया था। मायके में जब भी उसने एक कप चाय भी बनाई थी, तो पापा और माँ ने तारीफों के पुल बांध दिए थे। वाह बेटा, क्या चाय बनाई है। और यहाँ इतनी मेहनत से बनाया गया पूरा खाना किसी को पसंद नहीं आया। किसी के चेहरे पर संतोष का एक भाव तक नहीं दिखा। क्या ऐसा ही होता है ससुराल? वो गहरी सोच में पड़ गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसके बाद से वो पूरी कोशिश करने लगी कि सभी को उसका बनाया खाना पसंद आए। वो सबकी पसंद नापसंद समझने लगी, मसालों के अनुपात को सुधारने लगी और घर के तौर तरीकों को अपनाने लगी। आज जब दिव्या अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई, तभी उसकी सासू माँ के मोबाइल पर बेल बजी। उन्होंने फोन उठाया। उनके मायके से फोन था। फोन पर बात करके वो कुछ परेशान सी हो गई, तो दिव्या ने पूछा, क्या बात है माँ, किसका फोन था? तो वसुधा जी बोली, वो बेटा आगरा से विनीत के मामा जी का फोन था। बता रहे थे कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे याद कर रही हैं। मेरा भी बहुत दिल है जाने का, लेकिन क्या माँ? दिव्या ने पूछा तो वसुधा जी बोली, अब दिल्ली से आगरा जाऊंगी तो कुछ दिन तो लगा कर आऊंगी ना, लेकिन घर का सारा काम क्या तुम संभाल लोगी? तो दिव्या ने कहा, हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, बिल्कुल संभाल लूंगी। आप जाने की तैयारी कीजिए। वसुधा जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। अगले दिन वो आगरा के लिए रवाना हो गई। उनके जाते ही घर का माहौल बदल गया। अम्मा जी पहले से भी ज्यादा सख्त हो गईं। बहू, तुमने सब्जी में नमक ज्यादा कर दिया, ये खाना कौन खाएगा? नाश्ता मिलने में थोड़ी देर हो जाती तो ससुर जी कहते, इतनी देर तक क्या कर रही थी? घर की बहू हो, समय के अनुसार सब काम करना चाहिए तुम्हें। अब तो दिव्या को ऐसा लगने लगा जैसे उसके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। पूरे घर की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। सुबह से लेकर रात तक हर चीज का ध्यान रखना, हर सदस्य की पसंद नापसंद को समझना और बिना किसी शिकायत के हर काम को पूरी मेहनत से निभाना, ये सब उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन उसे लगा था कि शायद विनीत उसका साथ देगा, उसे समझेगा। विनीत ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, तब दिव्या ने धीरे से कहा, विनीत, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। विनीत ने मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए ही जवाब दिया, बोलो, लेकिन जरा जल्दी से, लेट हो रहा हूँ। क्या मैं काम में मदद के लिए काम वाली बाई को रख सकती हूँ?
देखो ना, मैं पूरे दिन घर के कामों में उलझी रहती हूँ, 1 मिनट बैठने का समय नहीं मिलता। विनीत उसकी बात सुनकर ठिठका, फिर बड़े ही सामान्य लहजे में बोला, दिव्या तुम अभी नई हो, धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। मेरी माँ भी तो यही सब करती आई हैं, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती? दिव्या को जैसे झटका लगा, लेकिन विनीत, माँ सालों से इस घर को संभाल रही हैं, उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी ली थी, मैं भी सब सीख लूंगी, लेकिन कुछ काम में मदद मिल जाए तो गलत क्या है? विनीत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। पिताजी को बाहर के लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और घर के सदस्य जिस कुशलता के साथ काम कर सकते हैं वो नौकर नहीं कर सकते। दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ना तो घर का कोई भी सदस्य किसी भी मामले में समझौता करने को तैयार था, ना ही उसकी मदद करने को। क्या घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ बहू की होती है? क्या पति की कोई भूमिका नहीं होती? वो चाहती थी कि विनीत एक बार उसे समझे, उसका दर्द महसूस करे। पूरा दिन काम में लगकर वो इतना थक जाती थी कि अपने लिए सोचने तक का समय नहीं मिलता। शादी से पहले वो संगीत की क्लासेस दिया करती थी, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थी, लेकिन यहाँ तो उसे रसोई और घरेलू काम में बांध कर रख दिया गया था। अब वो सिर्फ काम वाली बाई बनकर रह गई थी। उसका हंसमुख और चंचल स्वभाव कहीं खोने लगा था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। दिव्या को अब तक इस घर के नियमों की आदत नहीं हुई थी, लेकिन उसने विरोध करना भी छोड़ दिया था। आज दिव्या ने भी अपनी सासू माँ की तरह सारे कपड़े सुबह सुबह ही धो दिए, सबके जागने से पहले। नाश्ता बनाने की तैयारी करते हुए उसने टीवी पर एक पुराना गीत सुना। संगीत उसकी आत्मा में बसा था और अनायास ही उसके होठों से गीत फूट पड़ा। कुछ देर के लिए वो अपनी अलग ही दुनिया में खो गई। ये क्या कर रही हो तुम? विनीत की कड़क आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। वो चौंक कर रुक गई। फिर विनीत त्योरियां चढ़ाकर बोला, यहाँ रसोई में गाने बजाने के लिए खड़ी हो क्या? कुछ तो शर्म करो, बाहर डाइनिंग टेबल पर पिताजी बैठे हैं। दिव्या ने देखा तो सामने ससुर जी गुस्से भरी निगाह से उसकी ओर देख रहे थे। उसकी नजरें शर्मिंदगी से झुक गईं। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और टीवी बंद करके काम में लग गई। दिव्या ने अब तक खुद को इस घर के तौर तरीकों में ढालने की पूरी कोशिश कर ली थी। सुबह जल्दी उठना, चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, पूरे घर की सफाई करना, ससुराल वालों की हर फरमाइश पूरी करना, ये सब अब उसकी दिनचर्या बन चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद शादी के बाद जिंदगी ऐसी ही हो जाती है। वो अपने दिल को समझाने लगी थी कि सपनों की कोई जगह नहीं बची, अब यही उसकी नियति है। लेकिन मन के किसी कोने में एक टीस थी जो कभी कभी उसकी आंखों में आंसू बनकर छलक पड़ती। उस दिन दिव्या जब रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। माँ का फोन था। कैसी हो बेटा? माँ की आवाज में वही पुरानी ममता थी। ठीक हूँ माँ, दिव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। याद है, शादी से पहले तुमने म्यूजिक टीचर की जॉब के लिए एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था। दिव्या चौंक गई, मानो कोई भूली हुई याद अचानक लौट आई हो। वो तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, बहुत दिल था मेरा वहां नौकरी करने का। तो बेटा, तुम्हारे लिए वहां से ऑफर लेटर आया है। वे चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द आकर ज्वाइन कर लो। कुछ पलों के लिए दिव्या को यकीन ही नहीं हुआ। उसके अंदर दबी हुई सारी भावनाएं जैसे एक साथ उमड़ पड़ी। सच माँ? उसकी आवाज उत्साह से भर उठी। हाँ बेटा, अब तुम्हें तय करना है कि तुम क्या चाहती हो। उस रात दिव्या ने हिम्मत जुटाई और अपने पति विनीत और ससुर जी से इस बारे में बात करने का फैसला किया। डिनर के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो दिव्या ने विनीत से कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या हुआ? विनीत ने मोबाइल स्क्रीन से नजरें हटाए बिना पूछा। मुझे एक नौकरी का ऑफर मिला है। नौकरी? विनीत ने भौं चढ़ाई। हाँ, शादी से पहले मैंने एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट में म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने अब मुझे ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। मैं चाहती हूँ कि बात पूरी होने से पहले ही विनीत हंस पड़ा। घर के काम से तुम्हें फुर्सत मिल गई है जो नौकरी करने चली हो? तुमसे घर तो ठीक से संभलता नहीं और अब बाहर जाकर काम करने की सोच रही हो। दिव्या स्तब्ध रह गई।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि विनीत ऐसे रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं हमेशा से संगीत में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। ये मेरा सपना था विनीत। सपने? विनीत की आवाज में तंज था। शादी के बाद महिलाओं के अपने कोई सपने नहीं रह जाते। उनका सपना होता है घर संभालना, परिवार को खुश रखना। यही तुम्हारा असली काम है दिव्या। दिव्या की आंखों में आंसू छलक आए। तभी उनके कमरे में दिव्या के ससुर जी आ गए। क्या हो रहा है? उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। कुछ नहीं पापा, दिव्या को नौकरी करने का शौक चढ़ा है। मुझे समझ नहीं आता कि करना क्या है बाहर जाकर। घर बैठकर घर की जिम्मेदारियां संभालने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। विनीत ने शिकायती लहजे में कहा तो ससुर जी ने गहरी सांस भरी और बोले, बिल्कुल ठीक कहता है विनीत। वैसे भी हमारे घर की बहुएं ये सब नहीं करती। पर पिताजी, इसमें गलत क्या है? दिव्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा। ससुर जी ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम सवाल करोगी मुझसे? हमें अपनी इज्जत का ध्यान रखना होता है। सोचो, अगर लोग जानेंगे कि हमारी बहू बाहर जाकर गाने बजाने का काम कर रही है तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। अपने पति और ससुर के ये विचार जानकर दिव्या स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने सिर झुका लिया और बोली, ठीक है पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो जानती थी कि वो दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सपनों का गला घोंट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल अभी भी इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक आखिरी कोशिश की। ठीक है पिताजी, मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या मैं घर पर ही बच्चों को संगीत सिखा सकती हूँ? इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मुझे संगीत का बहुत शौक है, मेरे पास ये हुनर है, मैं बस उसका उपयोग करना चाहती हूँ। ससुर जी ने तीखी नजरों से उसे देखा और कठोर स्वर में बोले, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? घर की बहुएं घर के कामों में ही अच्छी लगती हैं। तुम्हारी सास ने भी तो एमकॉम किया था, लेकिन उसने क्या किया? अपनी पूरी उम्र घर के चूल्हे चौके में ही गुजार दी, क्योंकि यही एक घर की बहू का धर्म और जरूरत होती है। और इस बारे में अब इस घर में कोई बात नहीं होगी। उस रात दिव्या की उम्मीदों का आखिरी धागा भी टूट गया। उसके बाद से उसके चेहरे की मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो गई। वो एक जीती जागती कठपुतली में बदल चुकी थी, जो बस बिना किसी इच्छा के, बिना किसी भाव के दूसरों के इशारों पर नाचे जा रही थी। अगले दिन सासू माँ वसुधा जी बिना फोन किए अपने मायके से लौट आईं। उन्हें लगा था कि बहू को सरप्राइज देंगी, लेकिन घर में कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनकी चहकती हुई बहू अब एक गहरी उदासी में डूबी हुई लग रही थी। दिव्या, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, अब किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। उसके चेहरे से चमक जैसे गायब हो गई थी। वसुधा जी सोच में पड़ गई। नई जगह पर ढलने में समय लगता है, पर इतना भी नहीं। मेरी बहू तो इतनी खुशमिजाज थी, अचानक से इतनी गुमसुम क्यों हो गई? उस दिन घर में कुछ मेहमान आए थे। दिव्या हमेशा की तरह किसी के कहने से पहले ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। अरे बहू, देखो तो, चाय उबलकर बाहर आ रही है, दादी सास ने चिल्लाकर कहा। दिव्या जैसे नींद से जागी। जब तक वो संभालती, चाय पतीले से बाहर गिर चुकी थी। घबराहट में उसने दोबारा चाय बनाई, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ ही रहा। मेहमानों को चाय देकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वसुधा जी ये सब देख रही थी। वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। जब मेहमान चले गए तो वसुधा जी ने सोचा कि दिव्या से बात करेंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा दिव्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उन्हें स्टोर रूम से कुछ अजीब सी आवाज आई। ये आवाज किसी के रोने की थी। जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई। दिव्या वहां बैठी हुई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। बेटा, क्या हुआ? कोई बात हुई है? उन्होंने उसके आंसू पोंछते हुए हैरानी से पूछा। दिव्या ने सिर हिलाया। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, और उठकर बाहर आ गई। तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मायके जाने का मन हो तो कुछ दिन वहां रहने चली जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, वसुधा जी ने पीछे से कहा। दिव्या ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं माँ जी, मैं एक बहू हूँ, और बहू की कौन सी इच्छा और कैसा मन
इतना कहकर वो वहां से चली गई। वसुधा जी जान गई थी कि उनकी बहू हद से ज्यादा परेशान है। रात में उन्होंने अपने बेटे विनीत से अकेले में बात की। सच सच बताओ, मेरी बहू इतनी उदास क्यों है? जरूर तुम दोनों की आपस में कोई बात हुई है। तुमने उसे कुछ कहा है क्या? विनीत ने पूरी बात बता दी और कहा, दिव्या को म्यूजिक इंस्टीट्यूट से ऑफर मिला था और वो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। बड़ी आई अपने सपनों की उड़ान भरने वाली। क्या? वसुधा जी हैरान हुई तो विनीत बोला, यकीन नहीं होता तो पूछो अपनी बहू से। वसुधा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाहर आकर वसुधा जी ने सबके सामने दिव्या को आवाज दी, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिव्या डर गई। उसने डरते डरते कहा, माँ जी मैंने तो सिर्फ इनसे पूछा था। जब इन्होंने और पिताजी ने मना कर दिया तो मैंने दोबारा उस बारे में कोई बात भी नहीं की। आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नौकरी करने नहीं जाऊंगी। वसुधा जी ने कड़क आवाज में कहा, ऐसे कैसे नहीं जाओगी? तुम वही करोगी जो तुम्हारा मन करता है। सारा परिवार हैरान रह गया, लेकिन तभी सासू माँ गहरी आवाज में बोली, मैं तो बस इस बात से नाराज हूँ कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि तुम नौकरी करना चाहती हो और तुम्हें एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब का ऑफर मिला है। घर के सभी लोग हक्के पक्के रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वसुधा जी इस तरह की बात कह सकती हैं। विनीत ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, इसमें बताने वाली क्या बात थी माँ? मैंने ही इसे मना कर दिया था। मैंने कहा था कि अब बाकी सब कुछ भूलकर घर पर ध्यान दो। आगे हमें अपना परिवार भी बढ़ाना है। अभी नौकरी करेगी तो घर कौन देखेगा? वसुधा जी ने अपनी बेटी की ओर देखा। उनकी आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना ही नाराजगी, बस एक अडिग फैसला झलक रहा था। उन्होंने धीमे लेकिन बेहद ठोस शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं। हर लड़की को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का पूरा हक होता है। उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है और वो वही करेगी जो उसका दिल कहेगा। ये सुनकर ससुर जी गुस्से में बोले, ये तुम क्या कह रही हो वसुधा? लोग क्या कहेंगे? हमारी बहू बाहर जाकर काम करेगी। हमारी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं तुम्हें? इस घर की बहू बाहर जाकर गाना बजाना करेगी। लोगों की चिंता क्यों करें? जब बेटे बाहर जाकर नौकरी कर सकते हैं तो बहुएं क्यों नहीं? दिव्या हुनरमंद है। हमें कोई हक नहीं है कि हम उसके टैलेंट को अपनी इज्जत की दुहाई देकर जबरदस्ती दबा दें। अम्मा जी भी भड़क उठी, वसुधा बहू, तुम्हें अपनी बहू को काबू में रखना चाहिए। अगर ये बाहर नौकरी करने लग गई ना तो तुम्हारा ही बुढ़ापा खराब हो जाएगा। क्या तुम इस उम्र में भी रसोई संभालोगी? एक बार इसने घर से बाहर कदम रख दिया तो फिर ये घर की जिम्मेदारियां निभाने से भी मना कर देगी। अम्मा जी की बातें सुनकर दिव्या का दिल बैठ गया। अब ससुर जी की आवाज आई, सही कह रही है माँ, बहू को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। घर की बहुएं घर पर रहकर अपने काम करें, यही उनके लिए ठीक होता है। लेकिन इस बार वसुधा जी चुप नहीं रहने वाली थी। उन्होंने पहली बार अपने ससुराल की बंदिशों को तोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। आज तक अम्मा जी ने इस परिवार में अपनी मनमर्जी के फैसले बनाए और सुनाए और आपने भी एक श्रवण कुमार की तरह उन सब फैसलों को माना और मुझ पर भी थोपा। पर अब नहीं। अब घर में सन्नाटा था। वसुधा जी की आवाज में एक अनसुनी पीड़ा झलक रही थी, जिसे किसी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद मुझे चूल्हे चौके में झोंक दिया गया। मुझे घर की नौकरानी बना दिया गया, ये कहकर कि घर में और कोई काम वाली नहीं आएगी। सिर्फ मैं ही घर का सारा काम करूंगी, अपने हाथों से, बिना किसी शिकायत के। और जो गलती आपने मेरे साथ की, वही गलती आज मेरा बेटा दोहराने जा रहा है। वसुधा जी की वर्षों की चुप्पी आज किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह फूट पड़ी थी। लेकिन अब और नहीं, इस घर में अब ये सब नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी मेरी तरह अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर घुट-घुट कर जिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू अपनी आंखों में सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए उड़े। विनीत ने फिर विरोध किया, लेकिन माँ, घर का काम कौन करेगा? मैं दिन भर काम करके थक कर घर लौटता हूँ, कम से कम ताजी पकी हुई रोटी तो मिलनी चाहिए। वसुधा जी ने एक तीखा तंज कसते हुए कहा, तो बेटा, क्या तूने शादी सिर्फ एक नौकरानी लाने के लिए की थी जो तुम्हारी सेवा कर सके? ये सुनते ही विनीत सकपका गया। उसे अपनी माँ से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। वसुधा जी ने आगे कहा, ये लड़की अपना घर
अपना परिवार, अपने माँ बाप का प्यार और स्नेह सब कुछ छोड़कर आई है, सिर्फ तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए। और बदले में वो क्या मांगती है? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा सम्मान उसके सपनों के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम एक पति के तौर पर उसे नहीं समझ सकते तो उसकी माँ आज उसके लिए यहाँ खड़ी है। पर जहाँ तक चूल्हा चौका और घर के काम संभालने का सवाल है तो वो मैं बरसों से करती आई हूँ और आगे भी कर सकती हूँ। और अगर नहीं भी करूंगी तो हम काम वाली बाई और खाना बनाने के लिए कुक रख सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बहू की जिंदगी को अपनी जिंदगी की तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। वसुधा जी बोलती जा रही थी और घर के सभी मर्द सिर झुकाए चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा जी ठीक है कहने वाली वसुधा जी आज दुर्गा का रूप धारण किए खड़ी थी। दिव्या ये सब देखकर सबसे ज्यादा हैरान थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। अब सारा घर सन्नाटे में था। वसुधा जी ने दिव्या से कहा, बहू कल से नौकरी पर जाने की तैयारी करो। ये शब्द सुनते ही दिव्या को लगा जैसे कोई उसे कैद से आजाद कर रहा हो। वो आगे बढ़ी और सासू माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी, ये बात कहकर आपने मुझे मेरी जिंदगी दे दी। वसुधा जी ने प्यार से कहा, नहीं बहू, मैंने बस तुम्हें वो हक दिया है जो तुम्हारा होना ही चाहिए था। अगले ही दिन से दिव्या ने म्यूजिक इंस्टीट्यूट में टीचर के तौर पर अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। उसके सुरों में जो मिठास थी वो सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। लेकिन इससे भी बड़ा सपना उसने तब देखा जब उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और अपनी वीडियो डालनी शुरू की। अब दिव्या के गाने लाखों लोग सुन रहे थे। उसकी आवाज ऐसी थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। हर सुर, हर राग मानो आत्मा को छू जाता था। धीरे धीरे दिव्या के प्रति विनीत का रवैया भी बदलने लगा। जो कभी उसे घर की चार दीवारी में ही कैद रखना चाहता था, वही अब हर दिन ईयरफोन लगाकर उसके गाने सुनता था। जब वो देखता था कि दिव्या के गाने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लाखों लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसे एहसास होता था कि वो कितना खुशनसीब है जिसे दिव्या जैसी टैलेंटेड पत्नी मिली है। आज भी दिव्या ने नया गाना रिकॉर्ड किया था। विनीत ने सबसे पहले उसे सुना और मुस्कुराते हुए बोला, कमाल है दिव्या, मान गया तुम्हें। देखते ही देखते दिव्या के सफर को 1 वर्ष पूरा हो चुका था। आज का दिन उसके लिए बेहद खास था। उसे शहर के सबसे बड़े संगीत कार्यक्रम में गाने का मौका मिला था। हजारों लोगों की भीड़, चमचमाती रोशनी और मंच के ठीक सामने बैठे उसके अपने लोग, सासू माँ, ससुर, दादी सास और उसका पति विनीत। दिव्या ने जब मंच पर कदम रखा तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद करके पहला सुर छेड़ा, सारा डर हवा में खुल गया। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। लोग बस सुनते ही रह गए। इधर मंच के नीचे वसुधा जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। दूसरी ओर अम्मा जी, जो कभी घर की बहू के बाहर तक निकलने के खिलाफ थीं, आज नजरें झुकाए बैठी थीं। दिल के किसी कोने में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी बहू वसुधा के साथ अन्याय किया था। उसके साथ वो सब किया था जो कभी उनके साथ हुआ था। इधर विनीत आज पूरे जोश में सबसे ऊंची आवाज में ताली बजा रहा था। गाना खत्म होते ही लोग सराहना करते हुए तालियां बजाने लगे। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। हर श्रोता भाव विभोर था। तभी विनीत मंच की ओर बढ़ा। उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा, माइक उठाया और पूरे उत्साह के साथ गर्व से बोला, कई बार हम अपनों की काबिलियत को पहचानने में देर कर देते हैं। मैंने भी वही गलती की। आज से कुछ समय पहले तक मैं इस आवाज को सिर्फ अपने घर की दीवारों में कैद रखना चाहता था, लेकिन आज मैं इसी मंच पर खड़ी होकर सबके सामने कहना चाहता हूँ, दिव्या, मुझे तुम पर नाज है। इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दिव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी सासू माँ की ओर देखा और मंच से नीचे आकर मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया। थैंक यू माँ, उसने कहा तो वसुधा जी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए बेटा। आज तुम्हें सफलता की इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हुई हों। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का अधिकार है।
और परिवार व समाज को उनकी प्रतिभा व महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए। रूढ़िगत परंपराएं और सामाजिक अपेक्षाएं किसी के व्यक्तिगत विकास को दबा सकती हैं। ये कहानी सिखाती है कि समझदारी, संवाद और बदलाव की स्वीकृति से न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि परिवार में आपसी सम्मान और प्रेम भी बढ़ता है। अपने सपनों को जीने की हिम्मत और अपनों का साथ किसी भी रुकावट को पार कर सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।